स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। आप लोगों को बता दें कि 12th के इस स्टैंडर्ड में 12th क्लास में दो जगह उप सहसंयोजन संख्या पढ़ना है। पहला सॉलिड स्टेट में और दूसरा पहले किताब के मतलब फर्स्ट बुक के अंतिम चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक में। तो आप पहला राउंड आज कोऑर्डिनेशन नंबर का पढ़ने जा रहे हैं, जो 30 सेकेंड में आप समझने का कैपेसिटी रखते हैं हमारे क्लास में। बस थोड़ा सा बताने का है। किसी भी गोले के संपर्क में जितने गोले स्थित होते हैं बस उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जल्दी से बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी गोले के संपर्क में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो गोला कितने गोले के कांटेक्ट में है, कितने को स्पर्श कर रहा है, बस उसकी संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। द नंबर ऑफ स्फीयर अराउंड एनी स्फीयर। किसी भी गोले के संपर्क में किसी भी गोले के चारों ओर जितने गोले स्थित होते हैं बस उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं कि ये तो 2 डायमेंशन में है। अगर 1 डायमेंशन में हो, 1 डायमेंशन में हो, केवल कुछ नहीं, एक गोले को मतलब गोले की एक पंक्ति हो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक लाइन में सजाया गया है और आपको कहे कि अपना ध्यान इस गोले पर फिट करिए और बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसके आगे और एक पीछे 2 गोले को स्पर्श कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। तो ये 1 डायमेंशन में सजावट है। इससे पहले जो आपने देखा था वो 2 डायमेंशन में था। तो 2 डायमेंशन में था तो उसमें भी 2 तरह का हमने आपको दिखाया। एक इस तरह के अरेंजमेंट में तो एक गोला 4 गोले को टच कर रहा है, एक इस तरह के अरेंजमेंट में एक गोला 6 गोले को टच कर रहा है। और क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर आप अच्छे से समझ लिए। किसी विशेष गोले मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, किसी विशेष गोले या परमाणु के सन्निकट उपस्थित कुल गोलों की संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पहला उप सहसंयोजक संख्या क्या है। दूसरा, अगर आपका क्रिस्टल आयनिक है, अगर आप आयनिक क्रिस्टल के बारे में सोच रहे हैं तो आयनिक क्रिस्टल 2 आयन से बनता है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो धनायन के चारों तरफ जितना ऋणायन कांटेक्ट में होगा और ऋणायन के चारों तरफ जितना धनायन कांटेक्ट में होगा बस उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लेकिन बात वही है, मतलब 2D में बात करें या 3D में, आप अच्छे से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर समझ सकते हैं। किसी भी गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, टच करते हैं, बस उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यही कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वहाँ पढ़ेंगे तो डिफरेंट वे में मिलेगा। वहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हिसाब से और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने के कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाया जाएगा। फिलहाल आप एक नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक बार फिर से अगर देखना है तो देख लीजिए। इसमें आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे ये गोला है, 4 गोले को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ पूछा जाएगा किस ज्यामिति के अनुसार, इस फिगर के अनुसार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 6, उप सहसंयोजक संख्या का मान 6 होगा। अब इसमें भी बोला जाए कि अगर बताइए, इसमें बता सकते हैं कोई भी गोले पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। एक गोला जो है 4 गोले को टच कर रहा है, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं और एक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक गोले को अब अपना देखिए 6 गोले को टच कर रहा है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक इधर भी टच कर रहा है, एक इधर भी, ठीक है। तो 6 गोले को टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। देख सकते हैं सेम। अब हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं एकक सेल के घनत्व की गणना। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग को हम 3D फिगर
के बारे में भी थोड़ा सा दिखा दें कि आप लोग का माइंड हर चीज़ समझने के लिए तैयार हो जाए। जल्दी से बताइए, आपने 4 मॉडल यूनिट सेल का देखा है, देखे हैं? 4 यूनिट सेल में FCC, BCC, ECC और सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय और फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः फलक केंद्रित, ठीक है। तो इसमें ये कौन से मॉडल में आपके अनुसार है? सामने देखिए, देखिए 4 कोने पर है और एक फेस पर भी है। इसको चारों तरफ घुमाकर दिखाते हैं, हर फेस पर एक एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। FCC है, ये FCC मॉडल का यूनिट सेल है। आप देख सकते हैं हर तरह से, हर फेस पर 4 कोने पर दिखाई दे रहा है और साथ साथ एक एक फेस पर दिखाई दे रहा है। तो ये FCC मॉडल का यूनिट सेल है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक 4 कोने पर रहता और एक केवल बीच में रहता, तो आप उसको क्या कहते हैं? 20 देख सकते हैं कि एक बॉडी में है, ठीक है, बीच में है और 8 कॉर्नर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर, आइए ऐसे देखिए, चार नहीं है, 4 तो सामने नजर आ रहा है, एक पीछे से और एक आगे भी, समझिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आए। 1 2 3, मान लीजिए आप अपना इसको गोला समझ रहे हैं, तो एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं, एक पीछे, एक इसके पीछे, एक आगे, तो 6 हुआ। 3D है ये। 2D केवल एक लेयर रहता, सिंगल लेयर रहता, तब 4 होता। 2D रहता तो, अगर 3D है तो लेयर के ऊपर लेयर है, तो लेयर के ऊपर लेयर है, परत के ऊपर परत है, तो एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं सॉलिड स्टेट को अच्छे से। अब हम चलते हैं एकक सेल के घनत्व की गणना। चल बस, कहाँ है? कहाँ है? कॉर्नर पर, केवल कॉर्नर पर, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है। जो भी स्टूडेंट कंप्लीट 3D फिगर देखते हुए सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। इसके माध्यम से कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप 9431434546 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम आप लोग को ले चलते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? एकक सेल के घनत्व की गणना। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा। तो हमको अगर एकक सेल का द्रव्यमान पता चल जाए, एकक सेल का आयतन पता चल जाए, तो अनुपात लगा देंगे तो निकल जाए घनत्व। तो अब पहले आप लोग को द्रव्यमान और घनत्व की गणना करने के लिए सिखा दें, और उससे भी पहले कुछ बेसिक जानकारी दे दे 11th क्लास का, ताकि आप फुल एक्सपर्ट हो जाए और तब हम ये टॉपिक शुरू करें तो रुके नहीं, पूरा समझ में आए। बट पर ध्यान बनाए रखिएगा। आप 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो पढ़ लीजिए, तभी आप पढ़ने के लायक होंगे। आज का ये टॉपिक समझाया गया था किसी तत्व का, किसी भी तत्व का, किसी तत्व का किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, परमाणु द्रव्यमान ग्राम में बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु। अगर आप इस लाइन को समझने का क्षमता रखते हैं तो जल्दी से बताइए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो 23 को 23 ग्राम जैसे ही लिख देंगे, 23 ग्राम लिख देंगे, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी मिलेगी? समझ रहे हैं आप लोग? अगर हमारा तत्व फास्फोरस है तो 31 ग्राम फास्फोरस में कितना परमाणु मिलेगा?
क्यों मिलेगा? क्योंकि 31 जो होता है वो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है, और परमाणु द्रव्यमान में परमाणु की संख्या एवोगाड्रो संख्या या 1 मोल के क्या होती है? कैल्शियम के लिए परमाणु द्रव्यमान आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो 40 ग्राम कैल्शियम अगर तौल कर लेंगे तो 40 ग्राम कैल्शियम में परमाणु की संख्या कितनी होगी? अगर आप हमारा बात समझ पा रहे हैं तो अब इसको उल्टा बोलकर दिखाइए। सोडियम के इतना परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? लेकिन फास्फोरस के इतने परमाणु का द्रव्यमान 31 ग्राम। कैल्शियम के इतने परमाणु का द्रव्यमान समझ लिए। तो आपसे क्वेश्चन है कि सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बताएं। सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बताएं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बताएं। सिंगल एटम का परमाणु का द्रव्यमान बताएं। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दिया जाए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाए जी? 23। तो यहाँ पर क्या आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि इतना परमाणु के द्रव्यमान का बात करेंगे तो कितना ग्राम होगा? इतना परमाणु 6.10⁻23 परमाणु सोडियम का कितना ग्राम के बराबर होगा? तो इतना परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम होगा। हमको सिर्फ एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। ग्राम। तो ये किस चीज का द्रव्यमान है? किसके एक परमाणु का? अगर आप हमारा बात ध्यान से 1 मिनट सुन ले तो फुल स्पीड में न्यूमेरिकल, और जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। एक परमाणु का द्रव्यमान सोडियम का है ये। अगर हम आपको केवल बताएं कि इसको ध्यान से देख लीजिए, और देखने के बाद अगर हमारा क्वेश्चन सुन लीजिए कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है तो उसके एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? मतलब आपके दिमाग में ये बात चला गया कि जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उसको एवोगाड्रो संख्या से भाग दे दे तो एक परमाणु का द्रव्यमान, और जब एक परमाणु का द्रव्यमान निकल गया तो 5 परमाणु का कहेंगे तो 5 से गुणा हो जाएगा। 10 परमाणु का कहेंगे तो, अगर आपको सही से समझ में आ गया तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 27। इसके 10 परमाणु का द्रव्यमान 30 सेकंड में बताया जाए। 10 में पावर गुणा 10 ग्राम। समझ में आ रहा है बात? तो एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए क्या कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में फिट किया? जितना परमाणु द्रव्यमान होगा उसको भाग देंगे किसी से? एवोगाड्रो संख्या से, और एक परमाणु का द्रव्यमान आप निकालने में सफल हो जाएंगे। तो चलते हैं अब आज का टॉपिक शुरू करने, क्योंकि अब आप पढ़ने के लायक हो गए हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं एकक सेल के घनत्व की गणना। हमने बताया घनत्व तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से द्रव्यमान और आयतन आप नहीं निकालेंगे। तो आयतन निकालना आप लोग के लिए दाएं बाएं का खेल है। एकक सेल घनाकार है और घन के एक किनारे की लंबाई हमने a मान लिया, तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो एकक सेल का आयतन तो निकाल लिए। एकक सेल का आयतन तो आपने निकाल लिया। मेहनत किसके लिए करना है? द्रव्यमान के लिए। अब द्रव्यमान कैसे गणना होगा ये सीखना है। आपको बता दें कि एकक सेल जो यूनिट सेल है वो एक खोखला जाल है। उसका अपना कोई द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान उसमें एटम के उपस्थिति के कारण होता है। एटम कॉर्नर पर, फेस पर, बॉडी में आता है और एक यूनिट सेल का द्रव्यमान बढ़ जाता है। एकक सेल एक जाल है खोखला। अब उसमें एटम कहाँ है, कौन से टाइप का यूनिट सेल है, एफसीसी है, बीसीसी है, ईसीसी है, उसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसको भी बारीकी से पहले समझा ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? एकक सेल का द्रव्यमान निकालना। मान लिए कि ये एक एकक सेल है जिसके कॉर्नर पर जो तत्व आ रहा है, जो परमाणु आ रहा है, उसका परमाणु द्रव्यमान m है। परमाणु द्रव्यमान क्या है? हमको नहीं पता है कि एफसीसी है कि बीसीसी है। मान लिए कि ये इसमें परमाणु की संख्या जो भी z है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि एकक सेल के कॉर्नर पर जो परमाणु आ रहा है उसका द्रव्यमान क्या है? तो एक परमाणु का द्रव्यमान बताने का क्षमता है m बटा 6.02 10⁻23 और शॉर्ट में Na। Na क्या होता है? एवोगाड्रो
अगर हम आपसे बता देते, अगर हम आपको बोलते कि ये FCC है तो गुणा 4 से एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिए और ये मॉडल FCC का है तो गुणा कितना से होगा? यानी एकक सेल का द्रव्यमान बराबर एकक सेल में स्थित एक परमाणु का द्रव्यमान इंटू कुल परमाणु की संख्या। एकक सेल का द्रव्यमान बराबर एकक सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे एकक सेल में स्थित परमाणु की संख्या। अगर हमने मान लिया FCC तो गुणा 4 से, अगर मान लिया हम BCC तो गुणा 2 से, अगर मान लिए सरल घनीय तो, अगर मान लिए अंतःफलक केंद्रित तो हमको पता ही नहीं है कि FCC है, BCC है, ECC है, तो हमने मान लिया परमाणु की संख्या Z है। परमाणु की संख्या क्या माना? तो एकक सेल का कुल द्रव्यमान, अगर आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया तो एक परमाणु का द्रव्यमान इंटू कुल परमाणु की, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बताइए, बोलिए। एक परमाणु का द्रव्यमान और कुल परमाणु की संख्या, ये पूरा क्या हो गया? एकक सेल का द्रव्यमान और एकक सेल का आयतन, दोनों अनुपात लगा देंगे, हो गया। तो चलिए, एकक सेल का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा M/Na, और देखते देखते आप सभी स्टूडेंट निकाल लिए एकक सेल का घनत्व। यही है एकक सेल का घनत्व। अब आप बोलेंगे कि FCC के लिए तो Z का मान 4, आंसर डेंसिटी बराबर 4m/। अब आप बोलेंगे BCC के लिए D बराबर, अब एक सिस्टम में बढ़िया से हर एक लाइन जो हमने समझाया आप उसको लिखित रूप से देखेंगे तो लगेगा कि दिमाग में एकदम फिट हो गया। माना कि एकक सेल के किनारे की लंबाई, माना कि एकक सेल में स्थित परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में स्थित जो परमाणु है उसका परमाणु द्रव्यमान M, तो एकक सेल का घनत्व का यही ना होगा, एकक सेल का द्रव्यमान बटा एकक सेल का। चले एकक सेल का द्रव्यमान निकाल लें। एक परमाणु का द्रव्यमान इंटू कुल परमाणुओं की संख्या, एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे एक। अब जैसे ही एकक सेल का आयतन निकाल लिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, इस तरह से फाइनली हमने एकक सेल का घनत्व निकाल लिया। जैसे ही बोलेंगे FCC के लिए Z का मान 4, जैसे ही बोलेंगे BCC के लिए 2, जैसे ही बोलेंगे सरल घनीय के लिए, जैसे ही बोलेंगे ECC के लिए। समझ में आया आप लोग को? अगर आप सभी स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन वाले हैं अगर अच्छे समझ में आए तब इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए।